नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। आरपीएफ रूल 70-72 के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको 50-50 क्वेश्चन के रूप में हमने कवर किया है। ये एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इस पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी मित्रों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा डिले हमारा पार्ट बना, लेकिन नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। किसी कारणवश थोड़ा सा समय लगा इस पार्ट को बनाने में। नेक्स्ट पार्ट रेडी है, बस उसे अपलोड करना है। तो चलते हैं अगले पार्ट पे, ये पार्ट 8 पे। इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में घोर अपराध की परिभाषा किस धारा में है? यानी कि जेजे एक्ट के किस अंडर विच सेक्शन द डेफिनेशन ऑफ फेलोनी इज गिवन इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। देखिए नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, 2 के 54, 2 के 45, 2 के 33, 2 के 23। इनमें आपको सेक्शन बताना है किस सेक्शन में ये घोर अपराध की परिभाषा को बताया गया। देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो भी घोर अपराध 3 कैटेगरी रखी गई है अपराध की, घोर अपराध और गंभीर अपराध और छोटे अपराध। तो जब डीपली आप रीड करेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को तो उसमें बताया गया है कि घोर अपराध की परिभाषा क्या होगी, कौन से अपराध घोर अपराध की श्रेणी में आएंगे और कौन से अपराध जो है गंभीर अपराध की श्रेणी में। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं कि इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर होगा 2 के 54 में ये परिभाषित किया गया घोर अपराध की परिभाषा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 का 54, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब एक चीज़ और है कि घोर अपराध की श्रेणी में कौन से अपराध आते हैं। तो जो आईपीसी में जो सेक्शन है, आईपीसी में जिस सेक्शन का अपराध है, जैसे 302 हो गया हत्या का, उसमें आपने देखा होगा मृत्युदंड का कारावास है, आजीवन कारावास है, मृत्युदंड की सज़ा है सॉरी, और आजीवन कारावास की सज़ा है। तो वह किस अपराध की श्रेणी में आएगा? तो वह घोर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि घोर अपराध कौन से हैं। तो 3 वर्ष से 7 वर्ष के बीच जिस अपराध की सज़ा है, जो आईपीसी के अपराध हैं 3 वर्ष और 7 वर्ष के बीच से जिस अपराध की सज़ा है वो घोर अपराध की सज़ा श्रेणी में आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन सा अधिनियम आरपीएफ पर लागू नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू आरपीएफ? तो नीचे राइट हैंड में आप देख रहे होंगे, इंग्लिश में भी है और लेफ़्ट हैंड में ये हिंदी वर्जन है। तो जो दोस्त हमारे इंग्लिश में समझते हैं राइट हैंड को देख लें, ऑब्जेक्टिव जो भी हैं ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है पुलिस एक्ट 1861, दूसरा ऑप्शन है पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 और रेल सेवा आचरण नियम 1968 और आरपीएफ एक्ट 1900। आरपीएफ पे तो आरपीएफ एक्ट अप्लाई होगा, रेल सेवा आचरण नियम अप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो ये भी अप्लाई होता है। आप रूल 145 पढ़ेंगे जब, उसमें दिया है। और पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 भी अप्लाई होता है आरपीएफ के ऊपर, लेकिन पुलिस एक्ट ओनली पुलिस के लिए है। तो पुलिस एक्ट 1861 आरपीएफ पे अप्लाई नहीं होता है, आरपीएफ पे लागू नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, पुलिस एक्ट 1861 आरपीएफ पे लागू नहीं है। यही प्रश्न में हमारे पूछ रहा है, तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 में द्रोह उत्पन्न करने के लिए दंड किस धारा में है? तो दोस्तों द्रोह उत्पन्न करने के लिए जो पनिशमेंट है वो कौन से सेक्शन में दिया है? इसी अधिनियम में पुलिस अधिनियम 1922 है, द्रोह उद्दीपन 1922 में सेक्शन 3 में इसका पनिशमेंट दिया है। तो सेक्शन 3 इज राइट आंसर होगा। पनिशमेंट क्या है उसमें? तो पनिशमेंट भी एक बार आपको बताते चलें कि उसका पनिशमेंट क्या है। तो पनिशमेंट दिया है 6 मास या 200 रुपये जुर्माना। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, एक व्यक्ति आरपीएफ का किसी बल सदस्य को अनुशासन भंग करने के लिए उत्प्रेरित करता है, वह पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 की किस धारा में दंडित होगा? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में तीसरे प्रश्न पे, इससे पहला प्रश्न, इससे अगला प्रश्न जो था वो इसी से संबंधित था, इसी अधिनियम से रिलेटेड था। तो यहाँ भी यही पूछ रहा है कि यदि किसी बल सदस्य को अनुशासन भंग करने के लिए तो उद्यापन उत्पन्न करता है तो इसी अधिनियम के अंतर्गत उसे सज़ा सुनाई जाएगी। तो पनिशमेंट 3 में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 3 को राइट करते हैं। तो इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन होगा, तो दूसरा ऑप्शन सेक्शन 3।
अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, 5 व्यक्ति मिलकर किसी बैंक को लूटते हैं। देखिए यहाँ लूट का तो जिक्र किया है कि 5 व्यक्ति मिलकर किसी बैंक को लूटते हैं, पकड़े जाने पर उन्हें आईपीसी की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। तो देखिए व्यक्ति कितने हैं, 5 हैं। 5 व्यक्ति यदि मिलकर, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर बैंक की लूट करते हैं तो वहाँ पे ये लूट का धारा नहीं लेगा, यहाँ पे कौन सी धारा लगेगी, डकैती का सेक्शन लगेगा। तो डकैती के लिए सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा, तो 395 होगा। यहाँ डकैती की सज़ा होगी तो 395 सेक्शन होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 395। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 6वां प्रश्न है शिनाख्त परेड। देखिए शिनाख्त परेड सीआरपीसी, ये सीआरपीसी के सेक्शन से पूछ रहा है कि किस धारा के अनुसार की जाती है। तो 54A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको ट्रिक करिएगा। 54 के ए में शिनाख्त परेड की जाती है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार से संबंधित सीआरपीसी की धारा है। कोई भी व्यक्ति, यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं। वो किस किस सेक्शन में दिए गए हैं सीआरपीसी के, तो देखिए 50 में भी है। 50 में क्या अधिकार है कि उसे जमानत के, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसके जमानत के अधिकारों के बारे में बताया जाएगा कि आप जब गिरफ्तार किए गए तो आपको जमानत का अधिकार है, ये जरूर बताया जाएगा। तो ये गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं कि वो अपनी जमानत लें, और पुलिस बाध्य है बताने के लिए। और 50 के ए में क्या है, इसमें भी है गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। उसके रिलेशन में कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उससे रिलेटेड दोस्त मित्र वगैरह हैं तो उन्हें भी ये सूचना दी जाती है। पुलिस इसलिए भी बाध्य है कि 50A के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के रिलेटिव, परिजन इत्यादि मित्र वगैरह को सूचना दी जाती है कि आपके रिलेशन के, चाहे आपके भाई जो भी हैं रिलेटिव, उन्हें बताया जाएगा जो भी रिलेशन उनसे हो कि ये गिरफ्तार किए गए हैं, ये सूचना दी जाएगी 50A के अंतर्गत। 303 में क्या है, प्लेडर से संबंधित, वकील के संबंधित, कि कोई भी अपनी सुरक्षा के लिए गिरफ्तार व्यक्ति जो है केस लड़ने के लिए कोई वकील कर सकता है, 303 में दिया गया है। तो यहाँ ऑल एबव सेक्शन, क्योंकि तीनों में अधिकार हैं गिरफ्तार व्यक्ति, ऑल एबव इस राइट हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 संविधान के किस अनुच्छेद के समतुल्य है। यहाँ सिमिलर ही पूछ रहा है, समतुल्य क्या है। तो 57 पहले तो हमें जानना होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 क्या कहता है। 57 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 आवर्स, यात्रा के समय को छोड़ के 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में हाजिर करना जरूरी हो जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना जरूरी होता है। तो ये तो सीआरपीसी की सेक्शन 57 में बताया है। तो 57 अनुच्छेद, ये संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है, तो किसके समतुल्य है, किस में बताया गया है, तो समतुल्य अर्थात अनुच्छेद में बताया गया है। ये 22 के 2 में है कि 20 के 2 में है, तो 20 के 2 में तो ये मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, ये 20 के 2 में है। 22 के 2 में बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे से अधिक आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके निरुद्ध नहीं रख सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है, 22 का 2। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से यदि थाना प्रभारी इनकार करे तो पीड़ित व्यक्ति रिपोर्ट कैसे दर्ज कराएंगे। यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, दर्ज कराएंगे नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यदि संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से यदि थाना प्रभारी इनकार करे तो पीड़ित व्यक्ति रिपोर्ट कैसे दर्ज कराएंगे, तो डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को, मजिस्ट्रेट को, जिलाधिकारी को या उच्च न्यायालय को। तो डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। या देखिए ये प्रोसीजर, ये जो क्वेश्चन है इसका इंग्लिश में टाइप जो थोड़ा मिस्टेक है, इंग्लिश वर्जन मिस्टेक हो गया है, ये सेक्शन पिछले क्वेश्चन का यहाँ पे टाइप हो गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डाक अधीक्षक को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत किसे रिपोर्ट करेगा। तो वह तुरंत किसे रिपोर्ट करेगा, यदि किसी भी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह सूचना मिले कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, किसी भी मैटर में, चाहे दहेज उत्पीड़न के मैटर में किसी महिला ने आत्महत्या अपने घर में की ले, कोई भी आत्महत्या कर लेता है तो पुलिस जो है तुरंत रिपोर्ट करती है किसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सेशन न्यायाधीश को। तो तुरंत सूचना देगी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस राइट आंसर होगा। तो इसे राइट करते हैं, हमारा ये दूसरा
आंसर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्यपालक अर्थात एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि जांच न्यायालय किसके द्वारा समवेत हो सकेगा। ये जांच न्यायालय किसके द्वारा समवेत होता है, ये रूल से संबंधित है, रूल से रिलेटेड है। तो जांच न्यायालय ASC एंड एबव, DSC एंड एबव, PCSC एंड एबव। तो जांच न्यायालय जो है ASC एंड एबव से हो जाएगा। DSC एंड एबव भी कर सकते हैं, PCSC एंड एबव भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मेंशन किया गया ASC एंड एबव जांच न्यायालय को समवेत कर सकते हैं। तो ASC और DSC मतलब ASC असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर और साथ में वो भी है असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर और उनके ऊपर के जितने अधिकारी हैं वो लोग जांच न्यायालय को समवेत कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, राइट आंसर हो जाएगा ASC एंड एबव। इसे ट्रिक करते हैं, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे ये भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक ये हुआ कि ASC एंड एबव DSC एंड एबव भी हो गए। तो ASC एंड एबव तो कर ही सकते हैं, DSC एंड एबव भी कर सकते हैं, PCSC एंड एबव भी कर सकते हैं, यानी कि ये ऑल एबव, ऑल एबव इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल एबव, ये राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, जांच न्यायालय किन किन मामलों में अवश्य गठित की जाएगी, RPF नियम में उल्लेखित है। तो देखिए जांच न्यायालय किन किन मामलों में अवश्य गठित की जाएगी ये मेंशन किया गया है रूल में। तो किस रूल में मेंशन है, जांच न्यायालय को तो हमने पढ़ा है कि 265 में दिया है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट दिए गए, पॉइंट 1, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 3, ये चारों ऑप्शन में मेंशन किए गए हैं। तो 265.2 में कुछ कंडीशन दिए गए हैं जिसमें कि किस किस मामलों में जांच न्यायालय जरूर गठित किया जाएगा। तो ये 26.2 में बताया गया है, 2 में बताया गया है। यहाँ पे 2 टाइप नहीं हो पाया है, 1 टाइप हो गया है। यहाँ पे ये 2 होगा, 265.2, ये 2 हो जाएगा। 26.52 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को कंट्रोल चार्ट में किस रंग से दर्शाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं रूल 70 और 72 के एग्जाम में। तो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को कंट्रोल चार्ट में कौन से कलर से दर्शाया जाता है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स आर शो बाय विच कलर इन द कंट्रोल चार्ट। तो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को रेड कलर से, किस कलर से, रेड कलर से। मालगाड़ियों को किस कलर से, तो ग्रीन कलर से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रेड, यानी कि लाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। यदि कोई RPF का बल सदस्य 24 वर्ष सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसे मानार्थ पास कितने सेट मिलेगा। तो देखिए यदि कोई रिटायरमेंट होता है तो उसे मानार्थ पास दिया जाता है। उस पास को क्या कहते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद जो पास मिलता है उसे मानार्थ पास बोलते हैं। तो मानार्थ पास दिए जाते हैं। यदि आप 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक की सेवा करेंगे तो आपको 2 सेट मिलेगा C ग्रेड के कर्मचारियों को। तो यहाँ पे यदि आप 24 वर्ष की सेवा किए हैं तो सिर्फ आपको 1 सेट पास दिया जाएगा। कितने सेट पास दिया जाएगा, 1 सेट। यदि आपने 25 वर्ष पूरा किया होता है अपने सेवा अवधि को तो आपको 2 सेट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि 24 वर्ष किए हैं सेवा तो 1 सेट ही मिलेगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न। यदि किसी बल सदस्य की सेवा अवधि 3 वर्ष है तो फिर सुविधा टिकट आदेश कितने सेट मिलेंगे। तो 3 वर्ष की सेवा किए हैं, 5 वर्ष तो किए नहीं है, 5 ईयर्स पर 3 सेट मिलता है। चूँकि ये 3 वर्ष की सेवा है तो इन्हें कितने सेट, ये सुविधा टिकट पास PTO पास से संबंधित है, ये सुविधा पास से संबंधित है, सुविधा टिकट आदेश से संबंधित है। तो इस मैटर में कितने सेट मिलेंगे, इस मैटर में PTO 4 सेट मिलेंगे। 3 वर्ष के हों चाहे 5 वर्ष की सेवा किए हों, 4 सेट इनको PTO पास दिए जाएंगे। तो ये 4 सेट को ट्रिक करते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये वहीं सुविधा पास की बात करें तो सुविधा पास यदि आप 5 वर्ष से कम का सेवा किए हैं, यानी कि आपको सर्विस लगी और 5 ईयर्स आपकी नौकरी नहीं हुई है, तो आपको सुविधा पास मिलेगा तो 1 सेट मिलेगा। लेकिन PTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PTO को हिंदी में हम लोग सुविधा टिकट आदेश कहते हैं, सुविधा टिकट आदेश कहते हैं, प्रिविलेज टिकट आर्डर कहते हैं, उसी को हिंदी में हम सुविधा टिकट आदेश कहते हैं। तो वही PTO के बारे में पूछ रहा है इसमें, तो ये उस मैटर में 4 सेट मिलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा, अगला प्रश्न हमारा 16वां होगा।
16वां प्रश्न क्या कहता है, कोई भी रेल सेवक प्रशासन की मंजूरी के बिना किसी प्रेस या मीडिया से संपर्क नहीं रखेगा। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम में बताया गया है? तो देखिए, रेल सेवा आचरण नियम भी हमारे ऊपर लागू होता है, अप्लाई होता है। तो किस सेक्शन में बताया गया है कि हम प्रेस या मीडिया से संपर्क नहीं रखेंगे? तो कोई सेक्शन होगा, गेस करिए थोड़ा सा कौन सा सेक्शन हो सकता है। तो ये सेक्शन 8 है। सेक्शन नहीं है, नियम ही है, रूल है, उसमें सेक्शन नहीं है। आचरण नियम, ये नियम ही उसमें मेंशन किया गया, ना कि सेक्शन मेंशन किया गया। तो नियम 8 में बताया गया है कि प्रेस या मीडिया से हम संपर्क तभी रख सकते हैं जब हम प्रशासन की मंजूरी लेंगे। बिना प्रशासन की मंजूरी से हम उनसे संपर्क नहीं रख सकते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नियम 8 यानी कि 8। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अनुशासन और अपील नियम कब लागू हुआ? When did the discipline and appeal rules come into force? तो कब लागू हुआ? तो 1968 में लागू हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1968। 1968 को राइट कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, यदि कोई बल सदस्य न्यूनतम कितने घंटे पुलिस हिरासत में रहता है तो उसे निलंबित माना जाएगा? तो कितने घंटे कोई यदि हिरासत में रहे तो उसे निलंबित माना जाता है। ये रूल में बताया गया। कितने घंटे? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे। तो 48 घंटे यदि कोई बल सदस्य पुलिस हिरासत में रहता है तो उसे ऑटोमेटिक निलंबित समझा जाता है कि वो निलंबित बल सदस्य माना जाएगा। तो 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, निलंबन के दौरान बल सदस्य को निर्वाह भत्ता के रूप में कुल वेतन का कितना प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिया जाता है? यदि कोई बल सदस्य सस्पेंड हो जाता है तो निलंबित कर दिया जाता है, उसे निर्वाह भत्ता दिया जाता है। तो 50% प्लस डीए उसमें इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन सी होगा। 50% प्लस डीए मिलता है निर्वाह भत्ता के रूप में। ये रूल 142 में बताया गया। चलिए अगला प्रश्न है, डीए का फुल फॉर्म। डीए इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। डीए का फुल फॉर्म्स, डीए फुल फॉर्म क्या होगा? डियरनेस अलाउंस होगा, डिफेंस अलाउंस होगा, कि डिफिकल्ट अलाउंस होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डियरनेस अलाउंस, जिसे हम हिंदी में महंगाई भत्ता भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डियरनेस अलाउंस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 21वां प्रश्न है, किसी बल सदस्य को दंड के रूप में निचले स्टेज पर अवनति अधिकतम कितने वर्ष के लिए किया जा सकता है? देखिए, निचले स्टेज पे भी अवनति होती है जब इंक्रीमेंट बंद किया जाता है। तो जो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट लगने वाले हैं, जैसे कि जो भी इंक्रीमेंट जुलाई में लगाए जाते हैं, तो यदि वो बंद हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट जैसे जुलाई में नहीं लगाया, लेकिन स्टेज डाउन भी होता है, जैसे अवनति कर दी जाती है। जैसे आपका एक इंक्रीमेंट माइनस कर दिया जाएगा, वो निचले स्टेज पर डाउन किया। तो ये जो है कितना, न्यूनतम कितना किया जा सकता है निचले स्टेज पे अवनति कितना किया जा सकता है? तो 3, यानी कि 3 इंक्रीमेंट से ज़्यादा आपका निचले स्टेज पे डाउन नहीं किया जा सकता। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 3 वर्षीय, तो राइट आंसर हो गया। 22वां प्रश्न, निम्न में कौन सा दंड यदि कोई बल सदस्य को दिया जाता है तो भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होगा? तो देखिए, कौन सा पनिशमेंट यदि किसी बल सदस्य को मिलेगा तो सरकारी नौकरी में फिर अप्लाई दोबारा वो नहीं कर सकता, ना ही सरकारी नौकरी के लिए वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, उसे और कोई दूसरी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए, डिसमिस फॉर सर्विस, ये बड़े दंड है। रिमूव फॉर सर्विस, कंपलसरी रिटायरमेंट, नॉन ऑफ दिस दिया है। तो बड़े दंड में आपने पढ़ा होगा 148.2 में मेंशन किया गया है डिसमिस फॉर सर्विस और रिमूव फॉर सर्विस। तो रिमूव फॉर सर्विस यदि आपको किया जाता है तो आप दूसरे सरकारी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, योग्य होते हैं आप, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन यदि आपको सर्विस से डिसमिस किया जाता है, डिसमिस फॉर सर्विस से पनिशमेंट दिया जाता है, तो आप तो जैसे बल सदस्य हैं आरपीएफ से डिसमिस होंगे, लेकिन दूसरे सरकारी नौकरी में भी आप अयोग्य हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसमिस फॉर सर्विस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न होगा, निम्न में से किसके आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन नॉट बी अपील्ड अगेंस्ट? तो किसके आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? राष्ट्रपति के आदेश के, जांच न्यायालय, विभागीय दंड, महानिदेशक के। नीचे जो 3 ऑप्शन मेंशन किए गए हैं, जांच न्यायालय और विभागीय दंड और महानिदेशक के आदेश, ये तीनों के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं
की जा सकती। प्रेसिडेंटल आर्डर जो होता है उनके खिलाफ, मतलब राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। तो ये फाइनली आदेश होता है। तो प्रेसिडेंटल आर्डर इज राइट आंसर। सुरक्षा न्यायालय 24वां प्रश्न है, सुरक्षा न्यायालय द्वारा उस अपराध का विचारण नहीं किया जाएगा जो, यहाँ स्पेस है, खाली जगह है, वर्ष पहले हुआ है। तो कितने वर्ष पहले कोई अपराध हुआ है तो उसका विचारण नहीं होगा। तो 1 वर्ष पहले यदि कोई अपराध हुआ है तो उसका विचारण सुरक्षा न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। तो 1 वर्ष राइट आंसर, 1 ईयर। अगला प्रश्न है, निलंबन कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो निलंबन जो है 6 मंथ से, सस्पेंड यदि कोई बलसदस्य किया जाता है तो 6 महीने से अधिक सस्पेंशन में उसे नहीं रखा जाएगा। 6 मंथ इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और ऐसे ही लाजवाब प्रश्नोत्तरी को आप अपने मोबाइल पे पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब भी मैं वीडियो ऐसे क्वेश्चनों का वीडियो बनाकर ऑब्जेक्टिव के रूप में लोड करूं तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन का मैसेज हो, आपको पता चले कि हमने वीडियो कब बनाए, कब डालें। तो जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको एक वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क क्या है कि आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, अन्यथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। सब्सक्राइब भी करिए और इस सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी का निशान होगा, उस घंटी को ज़रूर दबाइएगा। तब जाके जब भी नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी ज़रूर शेयर करें। उसके लिए एडवांस तौर पे आप सभी मित्रों को धन्यवाद भी है। निलंबन कितने माह से अधिक, ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 26वां प्रश्न है, यदि कोई बल सदस्य ड्यूटी के लिए मुख्यालय से बाहर 10 घंटे तक रहता है तो यात्रा भत्ता अर्थात टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस कितने प्रतिशत मिलेगा। तो कितने प्रतिशत, 10 घंटे तक रहते हैं तो आपको ट्रैवलिंग में 70% मिलेगा, 12 घंटे रहते हैं तो आपको 100% मिलेगा, और 6 घंटे से कम रहते हैं तो आपको 30% मिलता है। ये तो सभी मित्रों को पता होगा। तो 10 घंटे रहते हैं तो इनको कितने परसेंट मिलेगा, तो इनको 70% मिलेगा, 70%। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 70%। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, किसी भी दंड आदेश के विरुद्ध बल सदस्य द्वारा 30 दिन के भीतर अपील किया जाएगा। आरपीएफ एक्ट की इस धारा में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप 30 दिन का किसी भी दंड आदेश के विरुद्ध आप अपील कितने दिनों के भीतर करेंगे, 30 दिनों के भीतर। 30 दिन के बाद यदि आप अपील करते हैं तो अनुशासनिक अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अपील को जो है खारिज कर सकता है, उसके पास पावर है कि आपके अपील को खारिज कर सकता है, या कोई रीज़न हो कि कोई रीज़न लगाना पड़ेगा आपको कि क्यों नहीं आप 30 दिन के अंदर कर पाए, तब जाके वो एक्सेप्ट होगा। तो ये मेंशन किया गया है सेक्शन 9 के 2 में, किसमें, आरपीएफ एक्ट में मेंशन किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 28वां प्रश्न होगा। 28वां प्रश्न क्या कहता है, 28वां प्रश्न रेल कर्मचारी द्वारा चंदा मांगना या चंदा स्वीकार करना। मांगना तो आप समझ रहे हैं, लेकिन स्वीकार करना क्या है। तो देखिए, मांगते हैं आप तो भी आप जो है रेल सेवा आचरण नियम 1968 के किस नियम का उल्लंघन करते हैं, और स्वीकार करते हैं यदि आप चंदा देते भी हैं तो भी आप रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम का आप जो है उल्लंघन करते हैं। तो प्रतिबंधित किया गया है रेल सेवा आचरण नियम में। तो किस सेक्शन में प्रतिबंधित किया गया है, सेक्शन 8 है, सेक्शन नहीं, रूल, नियम, किस नियम में, आचरण नियम के किस नियम में, 8 में कि 5 में कि 9 में कि 12 में किया गया है। तो दोस्तों इसको 12 में बताया गया है, नियम 12 में, कि आप जो है प्रतिबंधित है, ना ही चंदा मांगेंगे और ना ही आप किसी को चंदा देंगे अर्थात कि स्वीकार करेंगे। तो ये भी नहीं करना है आपको, सेक्शन 12। लास्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। राजभाषा से प्रश्न है, राजभाषा से कंपलसरी 10 प्रश्न ग्रुप ए में आएंगे। 2 ग्रुप में आपका एग्जाम हो रहा है, 2 ग्रुप में पेपर बनेंगे। एक ग्रुप में सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, तो इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज पे भी बहुत डीपली ध्यान देना है। वो सॉलिड हैं, वो आना ही आना है, और लिमिट है राजभाषा जो कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं राजभाषा में, और 10 में 10 क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं। 29वां प्रश्न इसी से रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में राजभाषा आयोग का गठन किया, 344 के 1 में। 29वां प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा, 344 का 1। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या कहता है,
रेल मंत्रालय व रेल कार्यालयों का निरीक्षण राजभाषा संसदीय समिति की कौन सी समिति करती है? तो कौन सी समिति रेल मंत्रालय व रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो दूसरी, द्वितीय उपसमिति। कितनी उपसमितियां हैं? तो 3 उपसमितियां हैं। दूसरी उपसमिति जो है रेल मंत्रालय का या रेल कार्यालय, दोनों का निरीक्षण दूसरी उपसमिति करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि दूसरी उपसमिति। शॉर्टकट में हमने नोट्स किया है यहाँ पे। 31वां प्रश्न है, अधिनियम विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो 348 में दिया है। अधिनियम नियमों में भाषा का यूज करना, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और उच्च न्यायालय से संबंधित जो है न्यायालय में भी कौन सी भाषा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का यूज होगा, ये भी 348 में ही बताया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 348 348, यानी कि सेक्शन 348। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न, निम्न में से राजभाषा की सबसे सर्वोच्च समिति कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन में 4 समितियों को दिया गया है। केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समिति और संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति। सबसे उच्च समिति, तो आप थोड़ा सा गेस करिएगा कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि सबसे बड़ी समिति केंद्रीय हिंदी समिति ही होगी। तो सेंट्रल हिंदी कमेटी सबसे बड़ी समिति है। तो राइट आंसर केंद्रीय हिंदी समिति, यानी कि सेंट्रल हिंदी कमेटी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 33वां प्रश्न है, चालू कैलेंडर वर्ष के पास पीटीओ आगामी वर्ष में कब तक यात्रा के लिए माने? देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पूछ रहा है कि चालू कैलेंडर वर्ष के पास पीटीओ आगामी वर्ष के कब तक यात्रा के लिए मान्य होते हैं। जैसे कि ये 2021 चल रहा है ना, 2022 से में मतलब कि 2021 के जो भी पास हमारे ड्यू रहेंगे, जो बचे रहेंगे, हम 2021 में कब तक ले सकते हैं? तो कब तक उस पास को ले सकते हैं? तो हम 30 अप्रैल 2022 तक ले सकते हैं 21 के पास को। लेकिन उस पर यात्रा कब तक कर सकते हैं? यात्रा कब तक कर सकते हैं? तो पास हम ले सकते हैं 30 अप्रैल को। यदि 1 मई को अप्लाई करेंगे तो हमें वो करंट ईयर का पास नहीं मिलेगा। और हम यात्रा कब तक कर सकते हैं? यात्रा हम 30 मई तक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि यात्रा के लिए मान्य कब तक होगी? 30 मई तक। 30 मई इज राइट। 34वां प्रश्न है, सुविधा पास कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। सुविधा पास में एक पीटीओ पास हो जाता है, एक प्रिविलेज पास हो जाता है। एक पीटीओ हो गया, एक प्रिविलेज हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? देखिए विशेषज्ञ की राय, यहाँ इंग्लिश में मेंशन नहीं हो पाया, सॉरी इसके लिए। विशेषज्ञ की राय 45 ये सही है। विशेषज्ञ की राय से संबंधित तथ्य जो है 46 में भी ये भी राइट आंसर है। और मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना तो 59 में दिया गया है, ये भी राइट आंसर है। मौखिक साक्ष्य अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। 60 में बताया गया, 60 में बताया गया है कि मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस जो भी होते हैं अप्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं, ओरल एविडेंस हमेशा प्रत्यक्ष होगा। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत हमारा लास्ट ऑप्शन है, मौखिक साक्ष्य अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ये गलत है। यहाँ यदि अप्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष होता तो ये राइट हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों वीडियो बनाने में तो मेहनत लगते ही हैं, लेकिन आपके भरपूर प्यार की वजह से आपने हमारे वीडियो को देखा, आप लोगों ने देखने से ही जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, यदि आपको वीडियो बुरा लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और नॉलेज से संबंधित जो भी रिलेटेड वीडियो हैं हम बनाते रहेंगे, आप लोग सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाते रहें। एक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करने पर विचारण के लिए न्यायालय में पेश होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो रेल में यात्रा कर रहा है, बिना टिकट यात्रा करने पर टीटी द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसी यात्री के ऊपर साबित करने का भार होगा कि तुम्हारे पास टिकट है या नहीं है। यदि वो यात्री बोलता है कि नहीं मेरे पास टिकट है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो विदाउट टिकट पकड़ा गया उसी के ऊपर साबित करने के बाद, यह साक्ष्य अधिनियम के किस धारा से संबंधित है, रिलेटेड है, तो साबित करने का भार उस बिना टिकट पकड़े गए व्यक्ति के ऊपर होता है। तो ये बताया गया 106 में, सेक्शन 106 हो जाएगा, ये 106, ये इम्पोर्टेंट है। 37वां प्रश्न, किसी साक्षी का मुख्य परीक्षा किसके द्वारा कराया जाता है? अभियोजन द्वारा। तो अभियोजन द्वारा भी किसी साक्षी का मुख्य परीक्षा होता है और पक्षकार द्वारा भी होता है। ए एंड बी,
ए अथवा बी दोनों में से किसी के द्वारा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ पक्षकार द्वारा है, अभियोजन द्वारा भी हो सकता है। आप बुक से रिलेट करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, लेकिन यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्योंकि दोनों द्वारा पक्षकार कौन है, अभियोजन पक्ष ही पक्षकार का रोल एक तरह से अदा करते हैं। तो ए अथवा बी अभियोजन पक्ष द्वारा भी हो सकता है, मुख्य परीक्षा और पक्षकार द्वारा भी हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 38वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति समन द्वारा न्यायालय में सिर्फ दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया जाता है तो उसकी प्रति परीक्षा होगी। यहाँ प्रतिरक्षा नहीं, प्रति परीक्षा होगा, प्रति परीक्षा नहीं की जाएगी। 3 परीक्षा होते हैं, मुख्य परीक्षा होता है, प्रति परीक्षा होता है, पुनः परीक्षा होता है। तो यहाँ प्रति परीक्षा टाइप करने में मिस्टेक हो गया, प्रति परीक्षा होगा यहाँ पे, तो नहीं की जाएगी। यह किस सेक्शन में बताया गया है, तो ये सेक्शन कौन सा है, तो ये सेक्शन है 139 में ये मेंशन किया गया, 139 कि उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 39वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 143 के अनुसार न्यायालय की अनुमति बिना सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। किसमें? बिना न्यायालय की अनुमति के बिना सूचक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। यहाँ नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी, यहाँ ये समझिए कैन नॉट बी, यहाँ कैन नॉट बी बिना अनुमति के, न्यायालय की अनुमति बिना सूचक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो किस में, मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में या प्रति परीक्षा में? तो किस में न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं पूछा जा सकता है, तो किस ये पुनः परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में या प्रति परीक्षा में? तो दोस्तों ये जो है आप पूछ नहीं सकते बिना न्यायालय की अनुमति के। प्रति परीक्षा जो भी होती है तो न्यायालय से अनुमति लेना पड़ता है, तब जाके प्रति परीक्षा पूछी जाती है। कभी कभी आप पिक्चर देखते होंगे तो जिसमें वकील का जीरा होता है, कोई गवाह जो है कटघरे में खड़ा होता है, तो जो गवाह को बुलाता है वो तो पक्षकार हो गया, अभियोजन पक्ष हो गया। तो वो जब उससे प्रश्न पूछता है तो उसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद दूसरा वकील खड़ा होके जब न्याय की कुर्सी पर बैठे किसी जज से परमिशन लेता है कि मिलॉर्ड हम इस गवाह से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वही प्रति परीक्षा होता है। तो परमिशन मिलता है, आज्ञा मिलती है जज की, तब जाके वो प्रति परीक्षा करता है। तो यही पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो अनुमति के बिना नहीं पूछ सकते, अनुमति मिलेगा तभी आप पूछेंगे। किस में? तो प्रति परीक्षा में। प्रति परीक्षा में आप बिना अनुमति के नहीं पूछ सकते हैं। चलते हैं 40वें प्रश्न पे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? कोर्ट मार्शल, शपथ पत्र और मध्यस्थता पर। तो किस पर लागू नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे शपथ पत्र, मध्यस्थता और ये कोर्ट मार्शल है, तो इन तीनों पे जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ना ही मध्यस्थता पे लागू होता है, ना ही शपथ पत्र पे, ना ही कोर्ट मार्शल पे, ये जो है सभी पर लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों 41वां प्रश्न है, मैग्नेट टेलीफोन किस विभाग से संबंधित है? तो एसएनटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंजीनियरिंग? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का ये मैग्नेट टेलीफोन होता है, उसी से रिलेटेड होता है ये। चलते हैं 42वां प्रश्न पे। आरपीयूपी एक्ट के किस धारा के उपबंध के अनुसार प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? या 41, 11, 12, 7? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7, सेक्शन 7 आरपीयूपी एक्ट का सेक्शन 7 के अनुसार। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत यदि कोई मामला पंजीकृत ना हो तो सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत बल अधिकारी द्वारा बिना वारंट तलाशी ली जा सकती है? देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मामला पंजीकृत ना, मैनुअल में जब आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया है कि कभी भी बिना वारंट के यदि आप तलाशी लेने जाते हैं, बिना वारंट की तलाशी से रिलेटेड है, तो आप जो है मामला पंजीकृत करेंगे, डायरी में आप मेंशन करेंगे और डायरी में मामला पंजीकृत करके तब जाएंगे किसी के दुकान मकान की तलाशी आप 165 में बिना वारंट की तलाशी ले सकते हैं। तो यहाँ सेक्शन दिए गए हैं 165, 160 या 100 दिया है, 100 में तो वारंट के साथ होता है। तो देखिए, तो
सेक्शन तो ठीक है, 165 में भी बिना वारंट की तलाशी ली जाती है, 166 में भी कराई जाती है दूसरे थाने के बाहर सदर अधिकारी द्वारा, 100 में भी किसी मकान की तलाशी होती है, 100 में भी होती है लेकिन वारंट के साथ होती है। और तो लेकिन मामला पंजीकृत होना पड़ेगा, मामला पंजीकृत के बाद ही आप बिना वारंट तलाशी लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो ये नॉन ऑफ दिस, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस होगा। मामला पंजीकृत नहीं है तो आप तलाशी नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी की धारा सेक्शन जो है 42 के अनुसार आरपीयूपी एक्ट की किन धाराओं का स्वतंत्र प्रयोग करने की इजाज़त देते हैं? सीआरपीसी का सेक्शन 42 है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि जो भी विशेष विधियां हैं उन पे अध्यारोही जो है सीआरपीसी नहीं होगा, उनके उपबंध जो है, कुछ उपबंध लागू तो होंगे लेकिन जो है वो सेक्शन में जो भी उस अधिनियम में जो भी उपबंध दिए होंगे वो अपने अधिनियम के उपबंध के अनुसार उसमें कार्य होगा। तो स्वतंत्र प्रयोग करने की इजाज़त 5 में भी और 6 में भी और 9 में भी। तो सेक्शन ये किसके सेक्शन में? तो आरपीयूपी एक्ट का 5 को और 6 और 9 का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की इजाज़त सीआरपीसी देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑल। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, 45 क्वेश्चंस, विशेष रिपोर्ट जारी करने के लिए महानिदेशक महोदय का निर्देश संख्या क्या है? तो देखिए निर्देश डायरेक्टिव से भी प्रश्न आते हैं। तो कौन सा सेक्शन है, कौन सा डायरेक्टिव है? डायरेक्टिव नंबर यानी कि निर्देश संख्या। तो निर्देश संख्या कौन सा है? तो कौन सा है? 40 है, 40, जो कि विशेष रिपोर्ट जारी करने के लिए महानिदेशक महोदय का निर्देश संख्या है। किस मामले में निर्देश संख्या जारी होंगे? 40, 40 इज राइट आंसर। संख्या 46 है दोस्तों, रेल यात्री के कितने रुपए के सामान की चोरी होने पर विशेष घटना रिपोर्ट का मामला होगा? तो कितने रुपए की सामान की चोरी होगी तो विशेष घटना रिपोर्ट की आपको जानकारी किस रूल में मिलती है? तो 229 या 230? तो 230 में विशेष रिपोर्ट का मामला संबंधित जो नियम है वो 229 है और विशेष घटना रिपोर्ट से संबंधित जो रूल है वो 230 है। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कितने रुपए के सामान की चोरी होगी तो विशेष घटना रिपोर्ट का मामला होगा। तो ऑप्शन नीचे फ्लैश हो रहे हैं, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 5 लाख। राइट आंसर 5 लाख होगा। इस पर ट्रिक करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 47 नंबर क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव में शामिल एक व्यक्ति द्वारा किसी की हत्या कर देता है, एक व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, अतः जमाव में शामिल सभी व्यक्ति हत्या के दोषी होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई अवैध जमाव है, उस भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है तो सभी हत्या के दोषी माने जाएंगे। यह सेक्शन आईपीसी की सेक्शन 149 के अनुसार 149 इज राइट आंसर, 149। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 48वां प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन कब हुआ था? तो केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन पूछ रहा है कि कब हुआ था पुनर्गठन। तो पुनर्गठन हुआ था 13 नवंबर 2009 को, 13 नवंबर 2009 को केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटना या किसी आपदा के मामले में गोल्डन आवर का समय क्या होता है? सुनहरा समय जो भी होता है, गोल्डन सुनहरा घंटा मतलब कि 1 घंटे का समय जो होता है, यानी कि कोई भी दुर्घटना स्थल पर यदि आप 1 घंटे के अंदर आप उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं तो वो गोल्डन आवर का समय माना गया है कि बहुत ही आप सटीक टाइम पे, गोल्डन टाइम पे आप पहुंचे हैं। ये 1 आवर का टाइम होता है। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न पे जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से हमारा यही आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। 50वां प्रश्न, डाटा लागर का प्रयोग होता है। डाटा लागर इज़ यूज्ड सिग्नल की जानकारी के लिए, दुर्घटना के साक्ष्य के लिए, उपयुक्त दोनों। तो दोस्तों डाटा लागर का प्रयोग जो होता है सिग्नल की जानकारी के लिए भी होता है और दुर्घटना के साक्ष्य के लिए भी। डाटा लागर एक ऐसा सिस्टम है रेलवे में कि जब भी दुर्घटना होता है तो उसमें सिस्टम में अपलोड हो जाता है कोई भी दुर्घटना का कारण क्या होता है, ये सब रीज़न उस सिस्टम में जो है फिट हो जाते हैं कि किस लिए, किस कारण से। तो दुर्घटना के समय भी वो एक साक्ष्य का काम करता है डाटा लागर। तो इसलिए यहाँ उपयुक्त दोनों इस राइट आंसर होगा फॉर सिग्नल इन्फॉर्मेशन और
फॉर एविडेंस ऑफ फैक्ट, यानी कि बोथ ऑफ, उपर्युक्त दोनों, ऑल एबव, बोथ ऑफ द एबव। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये भी पार्ट समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट 9 होगा, बहुत जल्द ही पार्ट 9 पे मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।